देख के फिर हो जाते हैं। सभी के सॉल्यूशंस तो नहीं देख लेते? नो मैम। क्योंकि अगर सॉल्यूशन देख देख के ही सॉल्व करोगे तब तो नहीं हो पाएगा, देखो। यस मैम। नहीं है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नेक्स्ट वीक से हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मंडे से ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिक्स एलसीआर पढ़ा था घर जाके मॉड्यूल से एक बार? अभी एलसीआर पढ़ा है? यस मैम। तो क्या चीजें ऐसी मिली जो क्लास में छूट गई थी और तुम्हें मॉड्यूल्स में मिली? कोई था कुछ ऐसा टॉपिक? और जिसने पढ़ा है वो बताएगा। एलसीआर में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? आज का क्लास में क्या रहेगा पहले मैं वो बता दी हूँ। अच्छा, अभी तो बच्चे आए ही नहीं है, ज्वाइन करने लो 7 बजे से। चलो, इतने सभी बैठ के जो क्लास में आ गए अपने मॉड्यूल्स ओपन करो और एलसीआर रिवाइज करो क्लास में बैठ के। और आईआरएमएस, एवरेज पावर, एवरेज करंट, आईआरएमएस, वीआरएमएस, ये सब एक बार देखो क्या होता है, रूट मीन स्केयर वैल्यू क्या होती है।
5 तक वेट करते हैं बच्चों का, फिर प्लान डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है। कनक, गुड इवनिंग कनक। तो कल टेस्ट, तुम फिजिक्स में तुम लोगों का कोई टेस्ट है कल? कल तो कोई नो मैम। chemistry का है ना? ठीक है, तो अगला टेस्ट होगा तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट का, है ना, नेक्स्ट वीक। आते हुई थी ना, बस तुम्हें याद रखो, ठीक है। और बाकी के सभी बच्चे अगले वीक जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो टेस्ट है उसमें सभी अपना एक टारगेट सेट करके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अब 3 महीने रह गए हैं, इतना समय नहीं है कि अब इस चैप्टर को दोबारा 3 बार कर पाओगे, ठीक है। और इतना बड़ा ये चैप्टर है भी नहीं ना, इतना मुश्किल है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि एक ही बारी में खत्म ये चैप्टर, क्योंकि आसान बहुत है। तो सभी अपने टारगेट सेट करके चलेंगे कि कौन कितने टारगेट लेके चलेगा इस बार, 70, 60, 65, ठीक है। और देखो फिर क्या उसके टारगेट के अकॉर्डिंग तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं। डीपीपीज मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी, डीपीपीज तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। डीपीपीज आज मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पर। स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आई थिंक मोरलेस ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने कल तुम लोगों को होमवर्क दिया था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि एलसीआर सर्किट सबको पढ़ के आना है, ठीक है। तो मैं एलसीआर सर्किट से पहले तो देखती हूँ कि तुम लोग कितना पढ़ के आए हो फ्रॉम मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल से कितना पढ़ा है, ठीक है। मुझे साक्षी बताएगी कि साक्षी जहां की रेजोनेंस कंडीशन कब आती है। साक्षी, साक्षी जहां, जैसे ही मैं पूछने की बातें करती हूँ तुम लेफ्ट कर देते हो सारे। साक्षी एंड समीक्षा, भाई आज तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, तुम लोग कभी नहीं बोलते। साक्षी, सब छोड़ जाओ मीटिंग, पूछने की बात आ गई सब चले जाओ, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना फिर, है ना। साक्षी कल की क्लास में तो पढ़ा था ना, कल तो तुम आई थी। मैंने नहीं पढ़ा, ये क्या होता है, कल क्लास ली थी ना, क्लास में तो पढ़ा था। छोड़ो फिर इसको, साक्षी को। समीक्षा तुम बताओ। समीक्षा कल तुम भी थी क्लास में। समीक्षा, इसको भी लिख के पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलो हैंड रेज कर दो जो पढ़, जिन्हें एलसीआर थोड़ा बहुत आता है। दिव्यांश को आता है, कनक को आता है, तुलसी, जैस्मिन, अमन। शांत चौहान तुम क्यों नहीं पढ़ के आए?
कराया था हैंड रेजर, ठीक है ठीक। कृष्णा ने कर दिया, निहारिका ने किया। निहारिका, यस मैम। ठीक है निहारिका, वेरी गुड। तनिषा, गुड इवनिंग। तनिषा पढ़ के आई हो? वरुण चौहान यस मैम। पढ़ा है? हाँ वरुण तो पढ़ता है भाई, वरुण तो ड्रॉपर बच्चा है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो लड़कियां हैं, ये समीक्षा और ये साक्षी, ये कभी भी मुझे रिप्लाई नहीं करती हैं, तो मैं जो भी इनको हैंडल करते हैं उनकी टीम से मैं इनकी जरूर बातें कराऊंगी। कभी क्लास में रिप्लाई नहीं करती हैं पर डेली आती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एलसीआर सर्किट में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर नामक एक टॉपिक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं तुम्हें मॉड्यूल से ही कवर कराऊंगी, 10 मिनट का है। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, जैसा कि तुम्हें आज सुबह बताया गया था, है ना, कि क्लास में आज पीवाईक्यू। तो रेजोनेंस कंडीशन कल हमने पढ़ी थी कि जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, इसको जूम इन कर लेते हैं, ये रहा, जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है तो हमारी रेजोनेंस कंडीशन आती है। और ये सारे ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो तुम्हें देख के लगानी होगा कि क्या पढ़ा है, तो सब चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2-3 ये डेफिनेशंस हैं, एडमिटेंस, ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस। एडमिटेंस देखो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है, जैसे इम्पीडेंस Z निकालते थे उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो एडमिटेंस आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती थी बच्चों, इम्पीडेंस क्या होता था, यूनिट ओम, है ना, तो इम्पीडेंस की यूनिट ओम होती थी, तो एडमिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। हाँ, तो और क्या पढ़ना था तुम्हें, ससेप्टेंस पढ़ना था। ससेप्टेंस क्या होता है बताओ, क्या होगा ससेप्टेंस, किसका इनवर्स होगा, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का, है ना। हमारे पास कितने रिएक्टेंस है, 2, है ना। कौन कौन से रिएक्टेंस है हमारे पास, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव। तो एक इंडक्टिव, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो बस ससेप्टेंस से समझ लो ये कहां से आया है, रिएक्टेंस से। रिएक्टेंस का वो भी क्या होता है, यूनिट ओम, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। बस ऐसी कंडक्टेंस, वो तो तुम सब समझते हो, कंडक्टेंस तो कि रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, कंडक्टर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कल पढ़ा चुकी हूँ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज किसे बोला जाता है, कौन याद दिलाएगा। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कोई भी, एनीवन, गर्ल्स टीम। जिस पे करंट की वैल्यू I max अपॉन √2 के इक्वल होती है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। किसने बताया, इशिता। वेरी गुड, इशिता तो हमारी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल। क्या है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वो फ्रीक्वेंसीज है जहां पर हमारी करंट की वैल्यू I max बाय √2 हो जाती है। और इन्हें हाफ पावर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कितनी हो जाती है, पावर मैक्सिमम हाफ हो जाती है। हाँ, पावर मैक्सिमम हाफ। और इन्हीं के बीच में आने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया है, बैंड, ठीक है, उनको बोला गया है बैंड। क्वालिटी फैक्टर नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है। शार्पनेस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल, ये टॉपिक कवर हो चुका है। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर 5 मिनट का टॉपिक है। यहाँ से तुम्हारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, हेडिंग डाल लो, ये नया टॉपिक है, एलसीआर में नहीं आता। जो बाकी के अभी पढ़ रहे थे वो सब एलसीआर की थ्योरी थी जो अभी पढ़ाई है। तो अभी देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है।
सभी ने इसका नाम सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर का नाम, सभी ने मूवीज देखी होंगी ट्रांसफॉर्मर की, है ना? Yes, ma'am. सबने सुना होगा। हाँ, सबने ट्रांसफॉर्मर देखे भी होंगे। अब कहीं पे देखा होगा कि जहाँ पे फील्ड एरियाज होते हैं वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं ना, वो सभी किस पर वर्क करते हैं? ट्रांसफॉर्मर पर ही वर्क करते हैं, है ना? तो सब ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये तुम्हारा पढ़ना है। तुम्हारा काम बस इतना है कि ट्रांसफॉर्मर का वर्क क्या है, दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है ना? बस ये दो चीजें तुम्हें पढ़नी है, यहीं से सवाल आएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पहले समझो कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। देखो, हमारे घरों में बिजली आती है, ठीक है? हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट, है ना? 220 वोल्ट होती है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से ट्रांसफर करी जाती है, क्या वो उतने ही वोल्ट पे करी जाती है 220 वोल्ट जो तुम्हारे घर पे आती है? नो मैम। नहीं, नो। वो जो जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करी जाती है, जब उसकी वोल्टेज जो होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि हमें लॉस को कम करना है। भाई तुम एक बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे हो तो हमें लॉस कम कराने हैं, वरना लॉस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी तो है, तो आपको एनर्जी का लॉस कम कराना है। तो क्या करते हैं हम लोग? उस वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं। मतलब जो पावर हाउस, ये समझो ये पावर हाउस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और ये हम लोगों का घर है, ये हम लोगों का घर है। तो जब ये पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके पास जो वोल्टेज है वो बहुत हाई है ना? पर तुम्हारे घर में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है ना? वो 220 वोल्ट है। तो इसका मतलब तुम्हारे घर में बिजली डायरेक्ट पावर हाउस से तो नहीं कनेक्ट होती। घर के पास जरूर एक टावर होगा जहां से 10 घरों के कनेक्शन जुड़े होंगे, कभी भी देख लेना, 10 या 20 घरों के। फिर एक टावर होगा कहीं पे किसी कॉलोनी में, वहां पर उस कॉलोनी के कनेक्शन होंगे, है ना? तो पहले पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? जो तुम्हारे घर के आसपास वाले टावर्स हैं, ठीक है, उन टावर्स में गई। फिर उन टावर से इलेक्ट्रिसिटी को तो इंडिविजुअली घर में पास कराया जाता है इस तरीके से, है ना? अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो पावर हाउस से वोल्टेज आ रही है वो हाई आ रही है और हमें चाहिए 220 वोल्ट। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर कर रहा है। पहले तो वोल्टेज को हाई किया, फिर हमारे घरों में भेजी गई वो उस वोल्टेज को क्या कर दिया? लो कर दिया। तो ये काम किसने किया? ट्रांसफॉर्मर ने। तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे देखो क्या काम कर रहा है? वोल्टेज को हाई भी कर दे रहा है, अब वोल्टेज को कम भी कर दे रहा है ना? जैसे स्टेबलाइजर बोलते हो तुम, जो एसी के पास जो स्टेबलाइजर लगा होता है वो भी क्या है? ट्रांसफॉर्मर है ना? कि वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है, बढ़ने नहीं देता, घटने नहीं देता। तो वो सब चीजें एक ट्रांसफॉर्मर की ही आगे जो मॉडिफिकेशन है। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मर दो तरीके से काम करता है। वर्किंग तो समझ में आ गई। वर्क क्या है? वर्क करेगा या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या वोल्टेज को कम कर देगा। लिखो अपने कॉपी में। अब बात आई प्रिंसिपल कि भाई क्या प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल देखेंगे तो देखो क्या लिख रहा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी अपनी अपनी कॉपियों में बेशक खोल के बैठ जाओ मॉड्यूल्स। क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इंडक्शन पर वर्क करता है। मुझे बताओ इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है जब प्राइमरी कॉइल में सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ। हाँ, बट मैंने तो ये भी क्लास में नहीं बताया, तुमने मतलब पहले पढ़ा हुआ है इसका मतलब। Yes, जिन बच्चों ने आज ही पढ़ा है स्कूल में। अच्छा, आज ही पढ़ के आई हो। तुमने सोचा होगा कि ये टॉपिक छुड़वा दिया मैम ने, है? नो मैम, एक्चुअली स्कूल में पढ़ा है आज। अच्छा, आज ही स्कूल में पढ़ाया, ठीक है। तो ये ईएमआई के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मुझे बेसिक प्रिंसिपल बताओ। ईएमएफ जनरेट होती है ना? ईएमएफ कैसे जनरेट होती है? फ्लक्स चेंज से। फ्लक्स चेंज। Flux change. यस, जो ये इंडक्शन है हमने पढ़ा हुआ है
वो इंडक्शन का क्या मतलब था, ईएमएफ का चेंज होना, है ना। ईएमएफ चेंज मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी, ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी। और ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती थी, फ्लक्स के चेंज होने से, है ना। याद करो, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। हाँ, तो फाई क्या था, फ्लक्स। तो ईएमएफ जनरेट होती थी डी फाई बाय फ्लक्स के चेंज होने पर। तो ये उसी प्रिंसिपल पर कुछ काम करेगा जिसको यहाँ पे ईएमआई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तुम्हें ईएमआई का मतलब समझाया है। ईएमआई का क्या मतलब है, इस जब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जब जब फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ इसी तरीके की एक प्रोसेस हो रही होगी। तो प्रोसेस देखो जरा क्या है। जब ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो दो तरीके के हम लोग कॉइल यूज करते हैं। एक को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, जहां पर आप इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरे को क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉइल। जैसे ये रहा एस सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट मिलेगा, प्राइमरी कॉइल से आप इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफर करेंगे और सेकेंडरी से मिल जाएगा आपको आउटपुट। अब देखो क्या है, कैसे काम करेगा, और वगैरह कुछ मत समझो, बस ये समझो। प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल देखो, प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पर जब तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है करंट भी होगा, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यस मैम। बोलो यस मैम। में, हाँ, तो कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है भाई, इतना मैम समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो ये बहुत जो प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल नहीं होगी, बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है। अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी ना, वो इस तरीके से तुम्हें करनी है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो सारी की सारी जो सेकेंडरी कॉइल है ना, यहाँ पर लिंक्ड हो जाए। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर वेस्ट ना हो। जितनी यहाँ से निकल रही है फील्ड लाइंस, वो सारी की सारी कहाँ पर एंटर कर जाए बच्चों, सेकेंडरी कॉइल में। ये हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, या ये हमें करना ही करना होता है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन प्राइमरी कॉइल, वो सारी की सारी हमें लिंक करानी है हमारे सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो सारी लिंक हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ये करंट है ना, क्योंकि इनपुट कैसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। अब ये जो करंट है ये कैसा है, वेरी चेंज करेगा ना साइकिल, करंट करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज होगा बच्चों, फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो यानी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब एक ईएमएफ जनरेट होगी, है ना। प्राइमरी कॉइल एक ईएमएफ जनरेट होगी, और वो सारी जो ईएमएफ है वो बच्चों किस में ट्रांसफर होनी होगी, हमारी एक आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी लिंक्ड है हमारी सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के पास कोई भी अलग से इनपुट नहीं है, उसपे सारा इनपुट प्राइमरी कॉइल का ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो आगे बोला है, यहाँ पर एक कोर है, ये बीच में ये दिख रही है, ये क्या है, एक आयरन कोर। इस आयरन कोर का काम क्या है, इस आयरन कोर का काम ही यही है कि जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको चिपका के रखे, बाहर ना भेजे, है ना। इस एरिया के बाहर ना जाए, सारी की सारी फील्ड लाइंस कहाँ पर चली जाए, प्राइमरी से होते हुए सेकेंडरी पर चली जाए। तो अब देखो मुझे बात बताओ, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ चेंज, अगर मैं बोलूं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल कितना होगा मुझे बताओ। अगर नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स में बोलती हूँ, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, और फ्लक्स बोला हमने चेंज हुआ डी फाई एस बाय dt, ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब मैं बोल रही हूं, आप मुझे बताओ कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, भाई प्राइमरी कॉइल में तो पता लग गया क्यों जनरेट हुआ, प्राइमरी कॉइल में तो वोल्टेज दे रहे हो, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज से करंट है, तो करंट एसी है तो साइकिल चेंज होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना।
जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी कॉइल का वो मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। इतना समझ आया? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। ये भी पी लिखो, सॉरी ये भी पी है। तो ईपी का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। डी फाई पी बाय डी का मतलब है, फाई का क्या मतलब है, जो फ्लक्स चेंज हुआ इन प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल पे आओ। सेकेंडरी कॉइल का मैंने तुम्हें क्या बताया है कि सेकेंडरी कॉइल जो है वो उस प्राइमरी कॉइल की जितनी भी फ्लक्स लिंकेज है वो सब सेकेंडरी कॉइल पर जाकर ही खत्म हो रही है, मतलब कोई बाहर नहीं जा रही। तो मुझे बताओ क्या सेकेंडरी कॉइल में भी उतनी ही फ्लक्स चेंज होगा जितना प्राइमरी में हो रहा होगा? फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स पाई की बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं यहाँ पे एन एस है, नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं यहाँ पे एन एस है। तो देखो क्या डी फाई जो होगा यहाँ पर वो बराबर नहीं होगा दोनों में? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के पास उसका तो बस एक यस मैम। नंबर ऑफ टर्न्स है ना, सारी की सारी फ्लक्स लिंक, मैंने क्या बोला इसमें अजम्पशन मान लो, और ये है भी इस तरीके से आयरन कोर को सेट किया जाएगा, ऐसी चीजें चुनी जाएंगी कि प्राइमरी कॉइल से होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी सेकेंडरी कॉइल पर जमा हो जाए। तो फ्लक्स जितनी प्राइमरी में चेंज होगी उतनी ही सेकेंडरी में चेंज होगी। तो अब इन इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो तुम्हारा ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? EP बाय ES इक्वल्स टू NP बाय NS। इसका मतलब क्या है, जो EMF इंड्यूस्ड है, जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न। टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स के। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरे को बनाना है, अब देखो अब बात कर लेते हैं, एक सेकंड इसमें है, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हें दो शब्द देखने को मिलेंगे, अभी ये मत पढ़ना आगे क्या लिखा है। यहाँ देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक शब्द लिखा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अप से क्या मतलब है? स्टेप अप क्या अप कर रहा होगा? वोल्टेज बढ़ा रहा होगा। वोल्टेज वोल्टेज बढ़ रही है, यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा के दे रहा है ना, अप कर दिया तो बढ़ा, तो वोल्टेज से ही खेल रहा है ट्रांसफॉर्मर। तो जो स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज को बढ़ा दिया, यानी किसके पास ईएमएफ ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल के पास या प्राइमरी कॉइल के पास? सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के पास ईएमएफ ज्यादा है क्योंकि आपने इनपुट दिया, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक है बिल्कुल सही। स्टेप अप में वोल्टेज आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चाहिए, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चाहिए। अब मुझे बताओ, जो मैंने अभी ये इक्वेशन निकाली है थर्ड, इसमें क्या कह रहा है कि जो मुझे ईएमएफ चाहिए वो किसके बराबर है, वो किससे मिलेगी? नंबर ऑफ टर्न से। नंबर ऑफ टर्न से। हाँ, तो अगर मुझे बच्चों ES ज्यादा चाहिए EP से, तो मुझे क्या ज्यादा करना होगा? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा करना होगा, किससे? प्राइमरी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन देखो क्या लिख रहा है, NS शुड बी, मैं और जूम इन कर देती हूँ, ये देखो NS ग्रेटर देन NP, देन तभी क्या होगा? ES यानी सेकेंडरी कॉइल की EMF ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल के, तो तुम्हारा ट्रांसफर कैसा बोला जाएगा? स्टेप अप, मतलब सेकेंडरी पर ज्यादा ट्रांसफर वोल्टेज मिल गई तो स्टेप अप। उसी का उल्टा क्या है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब है तुमने इनपुट ज्यादा दिया, मुझे क्या कम मिल गई? वोल्टेज कम मिल गई, तो उसके लिए तुम्हें किसकी कॉइल्स ज्यादा करनी पड़ेंगी? टर्न्स प्राइमरी। तो वही है, देखिए प्राइमरी पे वोल्टेज ज्यादा और प्राइमरी की टर्न्स भी ज्यादा, ठीक है। तो यही तुम्हारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। एक इसी इक्वेशन से सवाल आता है, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे अगर आए भी तो। एक करंट के साथ रिलेशन है, वो भी देख लेते हैं करंट के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, स्टेप अप में जो वोल्टेज है वो किसकी ज्यादा है?
सेकेंडरी Yes. कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी कॉइल, एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो पावर है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें क्या होगा, पावर बराबर रहेंगी। पावर तो देखो रहनी बराबर है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे दो कॉइल हैं, एक मेरे पास मतलब ईएस है और एक मेरे पास ईपी है। सुनो, अगर सेकेंडरी कॉइल के पास वोल्टेज ज्यादा है तो मुझे बताओ उस कॉइल में करंट ज्यादा होगा कि कम होगा कंपेयर टू प्राइमरी? इसका कम। वोल्टेज का, हाँ इसके पास वोल्टेज ज्यादा है तो भाई इसकी वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम कर देगा ना। भाई सेकेंडरी कॉइल है, उस कॉइल की वोल्टेज ज्यादा है, उस कॉइल की वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो इनका जो पावर का जो रेशो है ना वो बराबर होगा। जैसे ई एस आई एस पावर क्या होता है वी आई, तो वही लिख रहे हैं ईपी आई पी। पावर क्या होता है, पावर की पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी इंटू आई, तो वही लिखा है। तो देखो ई एस आई एस इक्वल्स टू ईपी आई पी, तो करंट की फॉर्म में क्या हो गया, ई एस अपॉन ईपी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। इसका मतलब करंट के लिए ये चीजें क्या है, अपोजिट है। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली था तो यहाँ पे ये लिख भी सकते हो इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। तो ये रेशो, ये 3 वाला रेशो आ गया। तो ये तुम्हारी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम फाइनल इक्वेशन। तो तुम्हारा वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस हो गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्म। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये रही इक्वेशन तो मैंने करवाई है ये, दिस इज द इक्वेशन जो तुम्हें याद करनी है ट्रांसफॉर्मर के केस में, और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, हो गया। यस मैम। बाकी इसके तुम्हारे बोर्ड्स के रिस्पेक्ट का, बोर्ड का काम है इफिशियंसी और ये यूजेस है ना, ये सब तुम्हारे बोर्ड का काम है, इसका और आगे कुछ काम नहीं आ रहा। एक सेकंड। हाँ इफिशियंसी देख लो, क्या पता इफिशियंसी का फॉर्मूला पूछ ले, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। इफिशियंसी तुम्हें सबको पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हें हर बार नया रखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें बस पता होना चाहिए इफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, बस परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। तो हमें आउटपुट कहाँ से मिल रही है, सेकेंडरी कॉइल से, यस मैम। है ना। तो देखो, हाँ तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमें मिलेगा सेकेंडरी कॉइल से, तो यहाँ पे लिख दी पावर ऑब्टेन्ड बाय सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पावर ऑब्टेन्ड। इनपुट कहाँ है, प्राइमरी पे, तो इनपुट वाला ये रहा प्राइमरी इंटू 100। तो भाई ये सब बेसिक है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब एक बार अपना मॉड्यूल्स ओपन करके देख लो, जिसको कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा हो वो मुझसे अभी पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। तुम्हारा स्कूल का सिलेबस और यहाँ का सिलेबस सेम ही चल रहा है मोर और लेस, है ना। यस मैम। ठीक है, तो स्कूल में भी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ भी, तो 2-2 बार रिवीजन हो जाएगी तुम लोगों की, सही है। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ प्रैक्टिस सेशन पे।
तो EMI भी है, अल्टरनेटिंग करंट एंड EMI ढूंढने पड़ेंगे। PMF है ये भी। क्वालिटी फैक्टर तो घट गया, वो पढ़ना ही नहीं। ये करना 12वां क्वेश्चन करो। मैम 240। वो मिली हूँ। एक टॉपिक और है शायद तुम्हारा, LC सर्किट करके, LC ऑसिलेशंस, ठीक है, वो भी अब अगली क्लास में करा देंगे। पहले 12 क्वेश्चन करो। कितने रेजिस्टेंस का लगाना है? टू 40 ओम। हाँ, हम 240 मिली ओम हो गया। वेरी गुड। तो क्या है देखो सवाल, एक ट्रांसफार्मर है जो कि आइडियल है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट आउटपुट पावर सेम होती है, याद रखो। विद प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलोवाट ऑन द प्राइमरी साइड, ठीक है, इतना वोल्टेज है। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नंबर ऑफ नियर बाय हाउसेज एट 120 वोल्ट, ठीक है। द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन द हाउसेज served by the transformer is 60 kW kilowatt, ठीक है। The value of resistive load required in the secondary circuit, तो secondary circuit में कितना लोड हमें रिक्वायर्ड है, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो। पावर क्या होता है हमारा, V²/R। पावर होता है VI, है ना। अब I V = I की जगह लिख दो V/R, तो क्या हो जाएगा V²/R। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R कितना हो जाएगा V²/P। अब हमें पता है इनपुट और आउटपुट पावर तो हमारी सेम ही रहनी है ना, और वोल्टेज भी गिवन है, इनपुट और पावर भी गिवन, तो निकाल लो। 120 वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है हर घर में, 120 वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और पावर कितना है हर घर में, कंजप्शन कितना है हर घर में पावर का, 60 किलोवाट। 60 किलोवाट इंटू 10⁶, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमें लोड जो रेजिस्टेंस चाहिए वो कितना चाहिए, इतना चाहिए, 120 इंटू 120
अपॉन 60 इंटू 10⁶। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये ओम में आंसर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सारी एसआई यूनिट्स हैं, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा ओम में, फिर उसको किस में चेंज करना है, मिली ओम में। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 240 मिली ओम। वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस पहले ही दे दिया आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो समझ जाओ कि पावर की कहीं ना कहीं बात होगी, तो पावर बराबर रहेगी। अब हमें सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस कैसे मिल सकता है भाई, पावर से। तो पावर का फॉर्मूला वी आई के साथ आएगा या वी के साथ आएगा। तो वी हमें ऑलरेडी गिवन है कि हर घर में जो वोल्टेज जा रही है वो 120 वोल्ट जा रही है, और पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 60 किलोवाट। तो यहाँ से तुम्हारा सीधा रेजिस्टेंस आ गया। तुम्हें सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज गिवन है, कितना आ रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो ये जो दी हुई है, ये किसकी वोल्टेज दी हुई है, प्राइमरी साइड की, और इसकी भी है ना, ये नहीं पड़ी। ठीक है, ओके। करिए 14 करिए। क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। एक एलसीआर सर्किट है जो कि एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसकी 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है। पीक वोल्टेज जिसे बोलोगे, पीक बोलोगे वीआरएमएस बोलोगे, 220। वीआरएमएस। हाँ VRM। वीआरएमएस वोल्टेज है ना। तो डीसी वोल्टेज जब भी दिखे तो समझ जाना ये वीआरएमएस है, और 50 हर्ट्ज है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टिव, द कैपेसिटेंस पूछा है कितना होगा अगर मुझे उसके एनर्जी के रेट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ कब मिलेगी ये बताओ, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी एलसीआर में मैक्सिमम कब होता है भाई बताओ, एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, कैपेसिटेंस needed to maximize the average rate at which the energy is supplied। रेजोनेंस कंडीशन, मैम रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन लगाओ, क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। एक्सी। बस अब सोचो आप क्या कर सकते हो। मैम एक्सी को 1 में ओमेगा सी करके। एक्सएल से क्या निकालोगे, ओमेगा, ओमेगा तो गिवन ही है ना, 52 पाई न्यू। ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दो। ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दो, एक्सएल दिया हुआ है, वहां से एक्सी की वैल्यू निकाल लो। अब कितना है, ये तो इस इक्वेशन से आ जाएगा। पीवाईक्यू सारे अगर देखोगे तो एलसीआर से ही आए हुए हैं। एक टॉपिक तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन है, वो भी 10 मिनट का छोटू सा टॉपिक है, वो भी अगली क्लास में मैं करा दूंगी। मैम 40 माइक्रो फेराड, वेरी गुड 40।
जब इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्सएल की वैल्यू गिवन है एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा भी गिवन है 2πf, एफ की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज, आराम से निकल जाएगी। तो बस तुम्हें यहाँ पे सोचना था सीरीज एलसीआर सर्किट में कब हो सकता है कि हमें जो मैक्सिमम रेट है एनर्जी का कम मिले, कितना सप्लाई करेंगे मैक्सिमम रेट। अब देखो 15 करो, क्या कह रहा है, आर गिवन है, एक्सएल गिवन है, एक्सी गिवन है, इनपुट वोल्टेज गिवन है, ये तुम्हारा वीएम की वैल्यू, ये कॉस, ये ओमेगा टी। तुम्हें पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट निकालना है, आई इक्वल्स टू वी बाय जेड। आई इक्वल्स टू वी बाय जेड, और ये कौन सा आई निकालोगे, पीक वाला, तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय जेड। करो, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जेड निकालो, जेड Z100 आया। मैम 100 आ रही है जेड की वैल्यू। I इक्वल हाँ, वो टू 8 8 से 64 हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी 20 आया, तो वो 400 तो कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो वो 100 हो गया है ना, तो जेड की वैल्यू 100 आ गई। वी नॉट कितना है, 2500। 2500 हाँ, बस हो गया 2500 अपॉन जेड, तुम कह रहे हो 100 आया है, तो कितना आया करंट, 25 एम्पियर। यस मैम। बस हो गया, अगला करो 16। मैं नहीं बताऊंगी, अब हिंट खुद से ट्राई करो। इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, सीरीज में कनेक्ट करे गए हैं, वीआरएमएस दिया हुआ है। पूछ रहा है इफ द करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ, कब होगा ईएमएफ, बताओ करंट फेज में कब आएगा ईएमएफ के साथ, सर्किट कैसा बिहेव करना चाहिए, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव है ना, प्योरली रेजिस्टिव कब कब करेगा, जब XL इक्वल टू XP। XP होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब चलो करंट निकाल दो, बहुत आसान है ये तो, फिर तो हो गया तुम्हारा, तो लो चुटकू सा क्वेश्चन है। पर एक ध्यान देना, एम्पलीट्यूड पूछा है करंट का मैक्स, थोड़ा सा ट्रिकी है पर हो जाएगा, समय लो। मैम √242, एक्स की वैल्यू 242 आ रही है। अच्छा, पहले ये बताओ इम्पीडेंस कितना है, मैम कनु 11। कनु बताएगी, कनु इम्पीडेंस कितना है, सोचो। क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि दिया हुआ है करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, ये 20 कंडीशन सिर्फ पॉसिबल है जब हमारा रेजोनेंस कंडीशन हो और एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो, उस केस में हमारा इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यस मैम। मैम Z इक्वल्स टू R, है ना। अब करंट निकाल लो, करंट निकाल लोगे तो देखो I इक्वल्स टू V बाय इम्पीडेंस, तो हमारा Z लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे R है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट R ले रही हूँ। अगर तुम V की वैल्यू ये 220 रखोगे और अपॉन में रेजिस्टेंस
20 रखोगे तो मुझे बताओ ये कौन सा करंट आएगा? 11 एम्पियर ही कौन सा करंट है? RMS। RMS। वेरी गुड। ये जो वोल्टेज गिवन है ये कैसी वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज। तो अगर ये वोल्टेज यूज करोगे तो आई भी कौन सा आएगा? आरएमएस। ठीक है, आई आरएमएस। पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मतलब पीक करंट पूछा है, तो पीक करंट के लिए क्या करेंगे? आई नॉट कैसे निकालेंगे? आई आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाय रूट टू। अंडर रूट टू। √2। I0/√2। हाँ, तो आई नॉट, आई आरएमएस कितना निकाल लिया तुमने? 11। तो आई नॉट कितना आ गया? 11 रूट। अच्छा, ये पूरा रूट में चाहिए तो 11 को अंदर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 121 इंटू 2। कितना हो गया ये? 242। ठीक है, तुम्हारा आंसर है 242। 242। तो ये छोटी छोटी चीज याद रखना, कौन सी वोल्टेज ले रहे हैं उससे वही करंट निकल के आएगा। और हमेशा जब भी डीसी वोल्टेज गिवन हो, एसी के लिए, एसी के लिए जब भी ऐसा नंबर गिवन हो तो समझ जाना ये वी आर एम एस गिवन है। Yes, ma'am. ईएमएफ का है ये क्वेश्चन, रोटेटेड। आइए ईएमएफ का क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ये कर, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करो। लूप चलाओ, लूप किसी भी तरीके से, ऐसे चलाना है ऐसे चलाओ, ऐसे चलाना है ऐसे चलाओ, जैसे मन करे वैसे। अब वोल्टेज लिखते जाओ, केवीएल। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैं, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन मतलब करंट ऐसे चल रहा होगा, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो कि लो टू हाई? High. किसी ने कुछ लिखा है? अच्छा, आंसर दिया है। ठीक है, हाई टू लो, तो करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये साइन कैसा होगा? प्लस। हाँ, और ये हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, इन्होंने यहाँ से अपना साइन लगा के दिया है क्या ये? कोई नहीं, हम तो इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, हम ऐसे करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव, और ये क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव। ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब चलो, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव 12 वोल्ट, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखो, और फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज। अगर इन्होंने करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी दी हुई है तो
ये हटा दो इस तरीके से। देखो अब इसके लूप के ऐसे साथ साथ चल रहे हैं, तो करंट यहाँ से जा रहा है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, और करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया। चलो लिखो अब इस डायरेक्शन में चलो, वोल्टेज बताओ आर के अक्रॉस कितनी है, साइन के साथ, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कितना होता है, आर के पास कितनी होगी वोल्टेज, V बाय, कितना लिखते हैं वोल्टेज, V इक्वल्स टू आई आर, तो इसके पास I कितना है 2 एम्पियर और R कितना है 12। साइन बताओ कैसे लगाऊं, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन क्या लगाऊं, पॉजिटिव से नेगेटिव, मैम नेगेटिव। नहीं नहीं देखो मैं ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, ये इस डायरेक्शन में लूप लगा रही हूँ, तब मैं करंट देखो वोल्टेज ड्रॉप होती है तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ती है तो पॉजिटिव का साइन। अब देखो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, करंट मैंने साइन लगा लिए है ना, करंट इस डायरेक्शन में गिवन है, तो करंट का साइन क्या होता है, हाई से लो, तो इसका मतलब ये टर्मिनल हाई होगा, ये टर्मिनल लो होगा। सिमिलरली इंडक्टर के लिए देखो करंट यहाँ से एंटर करेगा, तो एंटर कहाँ से करेगा, हाई वोल्टेज, और लीव कहाँ से करेगा, लो वोल्टेज से, तो ये कैसा हो गया नेगेटिव। तो अब रेजिस्टेंस की वोल्टेज लिख दी मैंने, V इक्वल्स टू आई आर, साइन बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ तो तुम अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन ले सकते हो, मैंने इस तरफ ली है, अगर इस तरफ लोगे तो नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है, और उल्टा चलते तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते, ध्यान रखना। अब आगे बताओ इंडक्टर की, माइनस L DI बाई DI dt। dt, ठीक है। आगे पॉजिटिव से नेगेटिव कितना हो गया, -12 है ना, इक्वल्स टू 0, मतलब VA माइनस VB आ जाएगा। तो अभी करो L की वैल्यू, ये कितना, माइनस इंडक्टर की वैल्यू 6, DI बाई dt कितना गिवन है -1, और ये कितना गिवन है हमें -12 इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया -24। मैम 0 क्यों आ रहा है, क्लोज लूप तो है नहीं। और ये कितना हो गया 12, डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो प्लस से मैम 0 क्यों आया, क्लोज लूप नहीं है। हाँ मतलब VA माइनस VB का पोटेंशियल देगा ना, वो इक्वल्स टू VA माइनस VB का, VAB आ जाएगा ना, ये VAB का पोटेंशियल आ जाएगा, राइट। तो VAB का पोटेंशियल है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, कोई बताना जरा। मैम -30 आएगा, मैंने VBA का निकाल दिया। एक सेकंड आप चेक करो, 30 आ रहा है, Yes, ma'am. हमारा कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा होगा ना। हाँ तो हम देखो यहाँ से चले है ना, VA से, ये क्या होगा VA माइनस VB, और हमने क्या निकाल दिया VBA, VBA निकाल दिया, तो हमारा VBA कितना आया -30 वोल्ट, और पूछा कितना है VAB, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 30, ठीक है। डन। तो वही है, जैसे तुम ये कैसे लिखा है तुमने, पहले हम लिखते VA, ठीक है, यहाँ पे देखो VA यहाँ पे लगा देते, माइनस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे मैं लगा देती -VB, और इसको कर देती इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। और VA माइनस VB क्या होता है VAVB, फिर इक्वल्स टू में वो पॉजिटिव 30 हो जाता है, ठीक है। करूँ क्या कह रही हूँ मैं, समझ आया मैंने क्या कहा, देखो
ऐसे करो, तुम्हें समझ नहीं आया ध्यान से। ये तो सबको समझ में आया जो ये लिखा हुआ है। बी और बीबी में कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूज मत हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब देखो, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था बीए से, तो मैंने बीए का पोटेंशियल बीए लिख दिया, माइनस ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तक ई की वोल्टेज लिखी -12, यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस वीबी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बीए माइनस यहाँ पे बीबी, कितना आया, बीए माइनस बीबी, बीए माइनस बीबी इक्वल्स टू 0। और तो ये मैंने पूरा क्लोज कर दिया। अब ये बीए माइनस बीबी कितना आया है, +30, तो बी ए माइनस बीबी कितना हो गया, इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा पॉजिटिव का 30 आया है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम ये बी ए बीबी लगाना, मैग्नीट्यूड सही आएगा। ठीक है, प्रॉपर ये है इसका। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवीएल आ गया, केवीएल आना चाहिए। केवीएल, अगर केवीएल नहीं आता ना तो फिर नहीं कर पाओगे। केवीएल क्या कहता है, बस तुम्हें वोल्टेज दिखना आना चाहिए। अगर जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, अगर तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो और वोल्टेज घट रही है तो नेगेटिव लगा दो। अगर तुम उल्टी जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उस डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रही है तो पॉजिटिव लगा दो, बस यही रूल है। 19वां करो। अब देखो, ये मत कहना मैडम इस डायरेक्शन में चली है, तुम इसमें भी चल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा। ऐसे चलो, बट अब ये सारे साइन किस में हो जाएंगे, प्लस में। ठीक है, अब ये सारे साइन प्लस में हो जाएंगे, याद रखो। इसवा करो। वो पुराने क्वेश्चन की तरह ही है ना। करंट ड्रॉन मैक्सिमम कब होता है, एक्सेल इक्वल टू रेजोनेंस। एक्स। बस रेजोनेंस में आराम से रेजोनेंस पे कंडीशन लगा दो। क्या गिवन, गिवन क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और इंडक्टेंस गिवन है, बस हो गया। ओमेगा एल गिवन है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा को भी ओपन कर सकते हो, 2 पाई न्यू ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल गिवन है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। वही पूछिए, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ो। पावर फैक्टर 21वां करो जरा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताया है मैंने। मैम 8 है इसका आंसर। इसमें जो cos फाई वाला फैक्टर है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर पूछा गया है, इसका मतलब पूछा गया है cos फाई। cos फाई निकालो। ये पावर लिखवाई थी ना कल, पावर VRMS IRMS cos फाई, तो पूछा है cos फाई निकालो। पावर फैक्टर cos फाई को बोलते हैं, लिख लो कॉपी में। मैम 8। मैम 8 आ रहा है। 8। कैसे निकाला,
हाँ हाँ, कैसे निकाला? बिल्कुल सही निकाला एकदम। बताओ कैसे मैम निकाला? cos phi equals to r by z मैम करना। आर बाय जे करके। आर बाई जेड क्यों होगा? ये बताओ मुझे जरा, आर बाई जेड क्यों होगा? मैम वो तो मैम कैसे? ये मैम वो मैंने जो ग्राफ ग्राफ बना बनवाया दिया था, मैम, ये आर वाला ही। आर यहाँ पे था और ये आया था ना जेड तो मेरा। कॉस क्या होगा? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो आर हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? जेड। वेरी, तो कॉस फाई हो गया तुम्हारा आर बाई जेड। वेल डन। बाकी जेड की सारी वैल्यू गिवन है, आर गिवन यस है मैम। और एक्सएल गिवन है, एक्सी गिवन है। ठीक है, वेरी गुड। तो पावर फैक्टर आ गया cos फाइव इक्वल्स टू आर बाय जेड। वेरी गुड बच्चों, अप्रिशिएटेड। ये करिए, मतलब तुम्हें अभी तुम्हें सारे, मैं तभी तो कह रही थी अगर तुम्हें फेसर डायग्राम आते हैं ना तो तुम सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। फेसर डायग्राम याद रखना, ये वाला करो। इसमें कुछ अलग है, एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एलसीआर देंगे, करो करो, वोल्टेज भी करो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये भी आसानी है यार। इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, उसके लिए इंडक्टेंस की क्या वैल्यू होगी? तो ये भी हलवा सवाल है, कर लोगे? फिर वही लगाना है कि आगे बढ़ो, यस मैम। यस है ना? मैम। आसानी है भाई, वही करना है। 23वां करो चलो। पढ़ो। वाह, यस मैम 3 आ रहा है। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और एक इंडक्टर्स इनके बीच में लगाया हुआ है। तुमसे पूछा है कि द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज विल बी। मतलब जब बैटरी को चले काफी समय हो गया, मतलब करंट बहुत देर से फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो उसके बाद वो करंट कितना हो जाएगा? तो देखो ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी पर बेस है। मैंने क्या बोला था? इंडक्टर की प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी,
EMI में जब हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ी थी तब समझाया था। इंडक्टर स्टार्टिंग में कैसा बिहेव करेगा और एकदम लास्ट में कैसा बिहेव करेगा। T इक्वल्स टू 0 और एक मैंने बताया था T इक्वल्स टू T और एक बताया था T इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना। ये 3 केसेस कराए थे अगर याद हो तो। इनिशियली जब इंडक्टर को लगाओगे तो इंडक्टर क्या देगा, बहुत ज्यादा करंट जब प्रोड्यूस करेगा तो इंडक्टर क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एकदम से करंट चेंज होगा। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो ये क्या इंड्यूस करेगा, एक ईएमएफ, जिसको बैक ईएमएफ है ना, एक ईएमएफ जो कि इसको अपोज करेगी इसके करंट के चेंज को। तो स्टार्टिंग में करंट कैसा होगा, ये बहुत ज्यादा ये क्या देगा, एकदम रिपल्शन देगा ना, कि भाई नहीं बढ़ने देगा करंट, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कैसा करंट प्रोड्यूस करना चाहेगी, जो इसको अपोज करे, क्योंकि करंट क्या होना चाह रहा है, इंक्रीज होना चाह रहा है। भाई मान लो इनिशियली सर्किट में करंट 0 था, याद है कि भूल गए, कृष बताओ जरा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी बताओ, भूल गए शायद तुम लोग। आयुष बताओ जरा, आयुष। यस मैम। भूल गए इंडक्टर की प्रॉपर्टी, याद है मैम। हाँ बताओ। T इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, जब इनिशियली जब स्विच को ऑन ही किया गया है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर। हाँ वो करंट को बढ़ने नहीं देगा, है ना, करंट को रोक देगा, कि नहीं बढ़ने देगा, बहुत स्लो इंक्रीज होगा। तभी हम कहते हैं कि जब वो IR के केस में ग्राफ कैसे आता है, V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट मतलब इक्वल बढ़ता है ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, है ना। बट इंडक्टर के केस में जब इंडक्टर को लगाओगे तो तुमने करंट का ग्राफ देखा होगा, कैसे आता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक्स कैसे बढ़ेगा, किसकी टर्म्स में, ई की टर्म्स में, है ना, क्योंकि उसमें क्या दिखाता है, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद जाएगा कांस्टेंट, देखा है ना ये वाला ग्राफ, ऐसे बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कब होगा, जब टाइम कितना चला जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। इसका मतलब जब एक टाइम से ज्यादा हो जाएगा उसके बाद इंडक्टर का कोई भी काम नहीं रहने वाला। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, देखो, करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज, मतलब स्विच को ओपन करे बहुत समय हो गया है। अब बताओ क्या उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम है या नहीं, नहीं मालूम ही तो बैठे रह जाते। तो इंडक्टर को रिमूव कर दो, किसी काम का नहीं है, पूरा करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टर बिहेव करेगा। तो अभी आर के पास कितने रेजिस्टेंस है, 12 12 12, कितने हो गए ये, 4। आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 4, और V इक्वल्स टू IR, V की वैल्यू 12 है, रेजिस्टेंस 4, तो I कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो ये था, कितना आंसर आ गया, 3 एम्पियर। सबको समझ में आया, कोई रह गया जिसको नहीं आया, एनीवन, लड़कियां, इशिता, हाँ बोलो, बोलो तुलसी, बोलो साक्षी, साक्षी बोलो। मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो मैंने तुम्हें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के केस में कराया था, इंडक्टर का कराया था शायद, है ना, कि जब इंडक्टर रहेगा तो वहां पे T इक्वल्स टू 3 केसेस लिए थे। एक, जब इंडक्टर स्विच को ऑन किए हुए बिल्कुल इनिशियल टाइम हुआ है, जिसको बोला था T इक्वल्स टू 0, फिर कहीं बीच में बोला था कि T इक्वल्स टू T, फिर बोला था T इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0 और इनफाइनाइट वाला है। इन 0 का क्या मतलब है, स्विच अभी ऑन हुआ है, तो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, वही सोलिनॉइड वाली, है ना, कि जैसे ही करंट ऑन होगा, करंट ऑन होगा तो इसका मतलब करंट चेंज हुआ है, आई की वैल्यू चेंज हुई है। आई की वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स चेंज होगा और एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगी, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगी, है ना।
जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसकी इसको अपोज करना चाहेगा, एक्चुअल करंट को। तो एक्चुअल करंट को इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट है वो कैसे बढ़ेगा, बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा, है ना, बहुत धीरे बढ़ेगा। बट एक समय के बाद जाके वो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, स्टीडी हो जाएगा ना, करंट स्टीडी हो जाएगा, मतलब जितना बढ़ना है करंट ने बढ़ लिया। और जब करंट स्टडी हो जाएगा उसके बाद ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ना कोई करंट इंड्यूस होगा, ना उस करंट को कोई रोकने वाला होगा, है ना। तो सर्किट में करंट कैसा हो जाएगा, जितना करंट सर्किट में होना चाहिए। इसका मतलब इंडक्टर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे, यानी जब स्विच को ओपन हुए बहुत समय हो गया, इंडक्टर हट सकता है, तो हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बच गई। अब इसको प्योरली रेजिस्टेंस की तरह सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, सबके रेजिस्टेंस ये 12 था, 12 12 12 पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा 4, क्या आर इक्विवेलेंट, वी गिवन है, आई आ गया। तो एलसीआर सर्किट के तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, और अब ईएमआई है। चलो ये बताओ थ्योरी क्वेश्चन, क्या सिर्फ एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर के होने से सर्किट रेजोनेंस प्रोड्यूस कर सकता है? नो मैम। क्या कह रहा है, एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर कैपेसिटर और ए प्योर इंडक्टर कंज्यूम्स पावर। देखो किसमें ज्यादा होती है, अभी ऐसे यस और नो मत करो। अब याद करो प्योरली रेजिस्टिव में कितनी पावर होती थी और प्योरली कैपेसिटर इंडक्टर में कितनी पावर होती थी। देखो पावर फैक्टर पहले तो पहले वाले पे आते हैं कि अंडर रेजोनेंस क्या सिर्फ इन दोनों में एक के होने की वजह से हो सकता है या नहीं। तो ऐसा तो मैंने कहीं तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है जब ये दोनों बराबर होंगे तब रेजोनेंस आएगा, है ना। तो पहला तो इनकरेक्ट है, राइट। यस मैम। अब बात Yes, आई ma'am. दूसरे। अब दूसरा देखो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव आर बाय जेड। जेड। उसमें तो ये था। औरों में देखो, औरों में क्या होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या होगा, किसमें मैक्सिमम था पावर फैक्टर, याद कर। में था पावर फैक्टर मैक्सिमम। किसमें था, रेजिस्टेंस में था। यस मैम। तो रेजिस्टेंस में था तो इनमें नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सभी फॉल्स है। एक बार इनकी पावर चेक कर लेना, मुझे भी अभी सही बताऊं तो मुझे भी अभी याद नहीं है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में इनकी इंडिविजुअल पावर कितनी थी, है ना। तो याद करने का काम तुम्हारा है। एक बार पीडीएफ के थ्रू जाना और एक बार चेक करना कि किसकी पावर ज्यादा है, वहां पे जरूर डिराइव कराई होगी और तुम्हें याद होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
तो मैं तुम्हें ये पूरा भेज दूंगी जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं। देखो ये वाला ग्राफ कराया था उधर, आ गया देखो। इसको चलो इसको सॉल्व कर दो, देखती हूँ तुम्हें कितना पड़ा है। ये कर दो सॉल्व, 7th क्वेश्चन कर। ए बी सी फाइंड करने हैं, इसमें बता दो मुझे। ए और बी बताओ, ए कौन सा कर्व है और बी कौन सा है? ये क्या है? कराया तो था इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ये इम्पीडेंस स्ट्रेट लाइन किसका होगा? इंडक्टर। इंडक्टर में इंडक्टर। ओमेगा एल 2 पाई म्यू एल, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली थी ना, तभी तो इसको ऐसे कराया था। तो ये वाला तुम्हारा इंडक्टर हो गया ये ग्राफ। कैपेसिटर में 1/ओमेगा, तो इसका ऐसे हो गया था, तो ये कैपेसिटर। रेजिस्टेंस और होता तो ऐसे। ठीक है, देखो 2023 में आ गया। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा ए क्या था हमारा? ए इज एक्सेल। ठीक है, ए इज एक्सेल एंड बी इक्वल्स टू जेड। क्या है इसमें? आर इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कनेक्टेड विद एसी। नहीं, आर का तो सीधा आता है ना, तो बी हमारा, बी तो इंडक्टिव ही है, तो बी वाला देखो, बी इक्वल्स टू इंडक्टिव सिर्फ इसमें है, और ए इक्वल्स टू एसी। ऑप्शन ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम लोग एक बार देख लेना और इनको सॉल्व कर लेना, है ना। तो कैपेसिटी यहाँ से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो ज्यादा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। आराम से बस पीवाई क्यूज लगा लो, इनफ है। ओके बच्चों, मैं ये शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ। तो मंडे को हम लोग क्या करने वाले हैं? मंडे को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। उसकी क्लासेस कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, बाय बाय। बाय।